तो हम पढ़ रहे हैं 1857 ईस्वी के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति के बारे में। 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, आपने उसके कारणों के बारे में और उसमें घटित घटनाओं के बारे में पढ़ा कि किस तरह से और कहाँ-कहाँ पर जो इस महान क्रांति की ज्वाला जो थी वो भड़क उठी और किस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के हर वर्ग ने, चाहे वो अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा या फिर राजा रंक कोई भी था या सन्यासी, सब ने जो है या सैनिक, सब ने जो अंग्रेजी सरकार है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। अब लेंगे हम इस क्रांति के क्या प्रभाव और क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले हम देखें तो इसके राजनैतिक जो प्रभाव थे या परिणाम थे, सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राजनैतिक तौर पर इस क्रांति का भारतीय राजनीति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला है कंपनी के शासन का अंत। कंपनी का मतलब है कि वही इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन कर रही थी, है ना। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ। कंपनी जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में भेजी गई एक संस्था थी, यही जो थी भारत में युद्ध भी कर रही थी, संधियां भी कर रही थी, प्रशासन को भी देख रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि कंपनी शासन नहीं करेगी, उसका शासन को समाप्त कर दिया गया। 1857 ईस्वी के इस स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए भारत पर गत 100 वर्षों से चले आ रहे कंपनी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सभी शक्तियां छीन ली गई। अब भारत का सारा शासन इंग्लैंड के शासक या वहाँ की पार्लियामेंट के हाथ में दे ले लिया गया, जिन्होंने भारत के शासन को चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव की नियुक्ति की, जो अंग्रेज मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल या परिषद का गठन किया गया, जिसके 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट और शेष 7 कंपनी के डायरेक्टरों की ओर से नियुक्त किए जाते थे। भारत सचिव का कार्यालय लंदन में था, लेकिन सारा खर्चा भारत सरकार ही उसका उठाती थी। दूसरा, गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन। गवर्नर जनरल जो थी ये पहले उपाधि दी गई थी। ठीक है। भारत का शासन कंपनी के हाथ में था, तो गवर्नर जनरल था जो भारत में मुखिया था। तो अब उसकी उपाधि में भी परिवर्तन कर दिया गया। अब उसको क्या कहा गया? वाइस रॉय। ठीक है, ये जो है अब इसको कहा गया। अब उसको जो है ये टाइटल या ये नाम दिया गया। और तीसरा, पुरानी संधियों को स्वीकार करना। जो पुरानी संधियां भारतीय राजाओं के साथ की गई थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अब जान चुकी थी कि भारतीय शासकों के प्रति अनुचित नीति अपनाने के कारण विद्रोह हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों को अपना स्वामी भक्त बनाने के लिए जो उनके साथ भारतीय शासकों के साथ पुरानी संधियां की गई थी, उनको वैसे के वैसा ही रहने दिया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की अपनी घोषणा में भारतीय नरेशों को इस बात का पूरा विश्वास दिलाया। इस प्रकार भारतीय नरेशों में विश्वास की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। फिर अगला, भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति थी उसके में भी कुछ जो है परिवर्तन किया गया, जिसमें क्या किया गया कि जो भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजी सरकार जो अधीनस्थ अलगाव की नीति थी, उसके स्थान पर अधीनस्थ संगठन की नीति को अपनाया गया। अगला, पेशवा पद का अंत। पेशवा पद की भी समाप्ति कर दी गई, क्योंकि नेपाल की ओर नाना साहिब जो थे वो भाग गया और वापस नहीं आया, तो पेशवा पद मराठों में अपने आप ही समाप्त हो गया। फिर मुगल वंश का अंत।
बिल्कुल, जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनको पकड़कर रंगून की जेल में भेज दिया, जहाँ पर 1862 ईस्वी को जहाँ पर आगे चलकर 1862 ईस्वी को उनकी एक कैदी के रूप में मृत्यु हो गई। अगला, फूट डालो और राज करो की नीति बिल्कुल अंग्रेजों ने अपनाई, हिंदुओं को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। फिर राष्ट्रवाद का भी इससे जन्म हुआ, भारतीयों में जन चेतना जो है इससे आई। फिर अगला है सैनिक प्रभाव। सेना के अंतर्गत भी कुछ बदलाव किए गए। ताज और कंपनी की सेना का एकीकरण किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ तो कंपनी के पास दो प्रकार के यूरोपीय सैनिक हुआ करते थे। एक वे सैनिक थे जिनको कंपनी की ओर से भारत में ही विभिन्न यूरोपीय जातियों में से भर्ती किया जाता था, और दूसरे वो जो इंग्लैंड में वहाँ की सरकार के द्वारा नियुक्त करके भारत भेजा जाते थे। पहली प्रकार के सैनिक कंपनी के सैनिक और दूसरी प्रकार के सैनिक सम्राट के हुआ करते थे। क्रांति के पश्चात इन दोनों प्रकार के सैनिकों के संगठन के विषय में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। अंत में रानी विक्टोरिया के हस्तक्षेप के कारण 1860 में इन दोनों प्रकार की सेना का एकीकरण कर दिया गया। दूसरा, यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि। अब क्या किया कि कंपनी को लगने लगा भाई ये जो विद्रोह हुआ है इसमें क्योंकि भारतीय सैनिक ज़्यादा थे इसके कारण हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अब भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो जो थी अब उन्होंने कम करने का निर्णय ले लिया। भारतीयों की अंग्रेज़ों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों की संख्या कभी दुगनी नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने नियम बना दिया। नई सेना में यूरोपीय सैनिक लगभग 72,000 थे, तो भारतीय जो सैनिकों की संख्या थी वो भी पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब 1,35,000 जो थी वो कर दी गई। फिर अगला, तोपखाना यूरोपियनों के हाथ में और अन्य सामग्री भी यूरोपियनों को दे दी गई कि भारतीय इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो यूरोपियनों के हाथ में दिया गया। चौथा, विभिन्न जातियों के सैनिकों का मेल। विभिन्न जातियों के सैनिकों का मेल कर दिया गया सेना में ताकि आपस में लड़ते झगड़ते रहें जाति धर्म के नाम पर। फिर सैनिक आय में वृद्धि। अंग्रेजों ने क्या किया, जो सैनिक आय थी उसमें भी वृद्धि कर दी। प्रत्येक यूरोपियन सैनिक को भारतीय सैनिकों की अपेक्षा 4 से 5 गुना ज़्यादा वेतन जो था मिलता था, इसलिए जब भारतीय सैनिकों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई तो सेना पर खर्च बढ़ना स्वाभाविक ही था, तो उसको बढ़ा दिया गया। फिर है हमारे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े। धर्म और समाज के अंतर्गत भी जो परिणाम निकला या प्रभाव पड़े या निर्णय लिया, उसमें सबसे पहला तो धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीयों को उनके धर्म के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान की गई। दूसरा, सामाजिक सुधार न करने का निर्णय। ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया या उनको लगा कि क्योंकि सुधार किया है समाज में, जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये जो सुधार किए हैं इसके कारण भारतीय भड़क उठे हैं, तो सामाजिक सुधार न करने का भी निर्णय लिया। फिर हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा। हिंदू और मुस्लिम एकता को इसके पश्चात एक खतरा जो है उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदुओं को मुसलमानों और मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया। फिर आर्थिक शोषण भी किया, इसके पश्चात वो भी जारी रहा। नेक्स्ट है क्रांति की असफलता के कारण। क्रांति जो थी ये असफल रही, सफल नहीं हो पाई। तो पहला कारण, विद्रोह समय से पहले ही फूट पड़ा। जो विद्रोह था वो समय से पहले ही फूट पड़ा, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसके लिए तिथि रखी थी 31 मई 1857, लेकिन क्या हुआ कि विद्रोह मंगल पांडे की घटना के कारण तिथि से पहले ही फूट पड़ा, इसलिए असफल हुआ। दूसरा, समस्त भारत में न फैलना। ये विद्रोह जो था अखिल भारतीय नहीं बन पाया, पूरे भारत में नहीं फैला, इसलिए भी असफल रहा।
तीसरा, योग्य नेताओं का अभाव। योग्य नेताओं का भी अभाव था, चाहे बहादुर शाह जफर की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या फिर अन्यों की बात करें जो राजा लोग थे। तो ये सब जो लड़े वो लड़े सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कईयों की पेंशनें बंद कर दी थी, कईयों को गोदी पुत्र लेने का अधिकार नहीं था। तो इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि कोई योग्य नेता नहीं था इसका, इसलिए भी विद्रोह असफल रहा। फिर साधनों की कमी, इतने साधन भी नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, संचार व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए भी असफल रहा। फिर अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता, गोरखों और सिखों ने अंग्रेजों को सहायता दी, इसलिए भी विद्रोह असफल रहा। फिर योजना का अभाव, कोई निश्चित योजना नहीं थी कि कैसे लड़ाई करनी है, इससे भी हार गए। और अगला, संचार साधन का ना होना, संचार व्यवस्था के जो साधन थे वो भी नहीं थे या थे तो न के बराबर थे। तो इसी के फलस्वरूप भी भारतीयों को काफ़ी जो कष्ट भी उठाने पड़े। संचार व्यवस्था न होने के कारण भी जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई। तो ये था 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर 1857 का विद्रोह। और इस तरह से ये जो विद्रोह बेशक सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके जो परिणाम थे वो दूरगामी साबित हुए। तो इस वीडियो में इतना ही।